हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। और सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए मैं डाल दूँ पहले हेडिंग, उसके बाद इसके बारे में करते हैं डिस्कस। डाल दो भैया हेडिंग आप भी, इफेक्टिव। ओके सर, इफेक्टिव, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक। देखते हैं कितना शानदार टॉपिक है। एक फॉर्मूले से इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन निकल जाती है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है जेड, ठीक है सर, जेड इफेक्टिव, ठीक है, इक्वल टू जेड माइनस के सिग्मा। किसी किसी बुक में सिग्मा की जगह एस भी ले लिया जाता है। कभी सोचो कि यार मैं सिग्मा ही लूँगा, ये सर एस ले लिया। आप सिग्मा की जगह एस ले सकते हो, सबर रखो जरा अभी। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जहाँ से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मैं डेफिनेशन निकालूंगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि यार होता बड़ा इजी है पर समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है इस पॉइंट को। अच्छा ये बताओ, जहाँ ये जो जेड इफेक्टिव है, ये क्या चीज़ है भैया? ये जो है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये तो तुम्हें पता चले गया ये क्या है बेटा, इफेक्टिव। ओके सर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ओके ओके ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जेड क्या है भैया? एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, या इसको मैं बोल दूंगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। ओके ओके ओके, एटॉमिक नंबर सब समझाऊंगा, अभी जरा देखते रहो। और सिग्मा जो होता है ना, उसको आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल सकते हो, या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल सकते हो, या उसको सिल्डिंग इफेक्ट बोल सकते हो। कई नाम आते हैं। हर बुक की कहानी अलग अलग होती है, हर मास्टर की कहानी अलग अलग होती है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, या इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको सिल्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, SHIELDING, सिल्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये कई नामों से जाना जाता है, यस। या फिर इसको हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, पर घबराना नहीं है। अब देखो ज़रा क्या होता है। अब ज़रा मैं जो समझाने वाला हूँ ना, अब इस पॉइंट पे ध्यान देना। ये फॉर्मूला याद हो गया? वैसे तो इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा, बाहर की चीज़ें हमें लिखनी नहीं है, लेकिन यार समझने के लिए थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। देखो कैसे समझाता हूँ इस चीज़ को। ये बना दिया मैंने नाभिक, ठीक है। ये मेरे पास नाभिक, और नाभिक पे चार्ज कौन सा होता? बता बेटा जरा फास्टली। तो नाभिक पे चार्ज कौन सा होता है? हमारा प्लस का होता है, ठीक है। लो मैंने नाभिक पे प्लस चार्ज डाल दिया। अब एक मेरे पास तीसरी कक्षा आती है, ये मेरे पास 3D है। और एक मेरे पास चौथी कक्षा आती है, ये मेरे पास क्या 4s है। अब 4s में मेरे पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4s में क्या है? मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो नाभिक इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, जिसे न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। साइड में कहीं लिख लेना न्यूक्लियर चार्ज की परिभाषा, कि नाभिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, जिसे न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, ठीक है। समझ गए? ठीक है, ओके। अभी सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आया ही नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहीं भी दूर दूर तक नहीं मिला। चलो ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें ध्यान देना, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, आगे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। एक या 2 इलेक्ट्रॉनों का, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आ गया, अब चौथा इलेक्ट्रॉन भी आ गया। अब यार 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन 4 इलेक्ट्रॉनों ने क्या काम करा? इस नाभिक और 4s इलेक्ट्रॉन के बीच एक पर्दा लगा दिया। अब पर्दा लगा दिया तो सिंपल सी बात है, ये जो न्यूक्लियर चार्ज है हमारा, वो कैसा हो जाएगा? घट जाएगा। उसी को तो बोलोगे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब क्या करा? 3D में इन 4 इलेक्ट्रॉनों ने नाभिक और 4s इलेक्ट्रॉन के बीच एक पर्दा लगा दिया, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज घट गया। और उसी को हमने क्या बोल दिया? उसी को हमने क्या बोल दिया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह दिया, ठीक है सर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की परिभाषा आ गई। पर सर बात तो बिल्कुल सही है कि अब पर्दा लगा दिया तो नाभिक इन 4s इलेक्ट्रॉनों को नहीं देख पा रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम हो गया होगा, उसी को आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह दिया। अब ध्यान देना, ये 4s इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 3D इलेक्ट्रॉन इन 4s इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, जिसे हम सिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। एक बार और एक चीज़ से मैं और समझाऊं इस चीज़ को मैं,
इस चीज़ को मैं ऐसा समझाता हूँ। देखो ये मेरे पास एक घर है, इस घर पर एक लड़का खड़ा है, ये मेरे पास एक घर है, इस घर पर एक लड़की खड़ी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई है क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन बीच में अभी एक घर आ जाता है। अब जब इस घर में एक इंसान ने देखा, एक आदमी ने देखा कि यार इनके बीच तो बड़ा तगड़ा मैटर चल रहा, बड़ा तगड़ा अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है, तो इससे गुस्सा आया और इसने यहाँ पे एक पर्दा टांग दिया। क्या लगा दिया है? एक पर्दा टांग दिया। अब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा था ना वो थोड़ा सा घट गया। अब इस पर्दे ने कितना कम करा, उसी को बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अरे सिंपल सी बात है यार, घट जाएगा नहीं घट जाएगा, आप खुद से दिमाग लगाओ एक बार। कम हो जाएगा नहीं, यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? पक्का, ठीक है। अब कितना कम होगा उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। देखो जरा लाइन पे ध्यान देना, यानी कि ये जो होता है, ठीक है, पोलिंग ने सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज का सिद्धांत दिया। मैं लिख दे रहा हूं, लाइन पे ध्यान देना बेटे। किसने? पोलिंग ने। कितना शानदार नाम है साइंटिस्ट का, पोलिंग ने, ठीक है भैया। पोलिंग ने सबसे पहले, ओके सर, सबसे पहले, ठीक है, पोलिंग ने सबसे पहले, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, ओके, न्यूक्लियर चार्ज का सिद्धांत दिया, ठीक है बेटा, ठीक है सर, सिद्धांत दिया। किसने? पोलिंग ने, ठीक है। अब इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि इस थ्योरी के अनुसार, लाइन पे ध्यान देना बेटे, इस थ्योरी के अनुसार मेन डेफिनेशन अब आती है इसकी। मेन डेफिनेशन क्या होती है इसकी? मेन डेफिनेशन कहती है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फोकस करना लाइन पर, कौन सा बेटे? इफेक्टिव, ओके सर, इफेक्टिव, हाँ, न्यूक्लियर चार्ज होता, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, वह वास्तविक आवेश है, यानी कि वह एक्चुअल चार्ज है, यानी कि वह वास्तविक, आप एक्चुअल बोल सकते हो, एक्चुअल चार्ज है, ठीक है, एक्चुअल चार्ज है, जिसे, यानी कि जो, ठीक है, एक्चुअल चार्ज है जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से, जो एक्चुअल, यानी कि वास्तविक एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से, ओके सर, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से, ठीक है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से, ठीक है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन, लाइन पे ध्यान देना, इनर सेल, ठीक है भैया, इनर सेल इलेक्ट्रॉन, जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स द्वारा उत्पन्न, ठीक है, इनर सेल द्वारा उत्पन्न शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट को घटाने से प्राप्त होता है, को घटाने से क्या होता है बेटे? प्राप्त, ठीक है, होता है, घटाने से प्राप्त होता है, ठीक है, ओके। और इसे शो करते हैं ZeF से, ठीक है, अर्थात मैं यहां लिख दे रहा हूं Z इफेक्टिव बराबर Z माइनस सिग्मा, जहां Z क्या है? एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर, एंड सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। अब ये बताओ क्या ये डेफिनेशन यहां तक क्लियर हुई आप लोगों के कि पोलिंग ने सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज का सिद्धांत दिया और इस थ्योरी के अनुसार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वह रियल, यानी कि एक्चुअल चार्ज है जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से इफेक्टिव, यानी कि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से इनर सेल इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न शिल्डिंग इफेक्ट को घटाने से प्राप्त होता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्ञात करने के लिए, फोकस करना लाइन पर ठीक से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्ञात करने के लिए स्लेटर ने कई नियम दिए। अब वो नियम कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए साहब, पहले आप वही नियम पढ़ते हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जरा नियम पढ़ लो, ठीक है। तो लाइन पे ध्यान देना, स्लेटर रूल बोलते हैं इसको, स्लेटर रूल, स्लेटर्स रूल, ठीक है, स्लेटर रूल, ठीक है। तो लाइन पे ध्यान देना, किसने बेटे? स्लेटर ने, ठीक है, सिग्मा का मान, सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट, सिग्मा का मान, ठीक है, ज्ञात करने के लिए, ओके सर, ओके, ज्ञात करने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित नियम दिए, निम्नलिखित नियम दिए, ठीक है बेटे, दिए। अब इन नियमों को हम बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ लेंगे, यानी कि स्लेटर ने सिग्मा का मान, सिग्मा मतलब स्क्रीन इफेक्ट का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित नियम दिए। तो देखो बिल्कुल शॉर्ट में समझना है इस चीज़ को,
सबसे पहले मेरे पास क्या आता है बेटे, ग्रुप आता है। ठीक है, क्या गया सबसे पहले मेरे पास, ग्रुप। अब जो ये ग्रुप है ना, फिर मेरे पास यहाँ पर आ गया n का मान। ठीक है, फिर मेरे पास आ गया n-1 सेल आ गई, फिर मेरे पास आ गया n-2 सेल आ गई। ठीक है, पहले n सेल लिए, n-1 सेल लिए, फिर मैंने n-2 सेल लिए। ठीक है, इधर मेरे पास 1s है, इधर मेरे पास कितना बेटे, ns है और np है। ठीक है, फिर इधर मेरे पास nd है और मेरे पास कितना है, nf है। ठीक है, अब 1s के लिए हमेशा अगर केवल 1s है ओनली, तो उसके लिए सिग्मा का मान 0.30 होता है। अगर ns np है तो मान होता है 0.35 और ऐसे इसके लिए होता है 0.35। ठीक है, यानी कि ns np nd nf के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का योगदान सिग्मा बराबर 0.35 होता है। ठीक है, बाकी इसका तो योगदान कुछ होता ही नहीं है। अब अगर n-1 सेल है तो ns और np के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो योगदान होगा वो 0. कितना होगा, 85 होगा। ठीक है, और इसका 1.0 होगा। ऐसी n-2 सेल के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का योगदान 1.0 होता है। ठीक है, 1.0 अब बात ये आती है n- क्या है, n-2 क्या है, n क्या है, n-3 क्या है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्या रहा हमारा, न्यूक्लियस रहा। ये क्या रहा भैया मेरे पास, न्यूक्लियस। तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ऐसी हमारी तीसरी कक्षा। ठीक है, और फिर हमारी चौथी कक्षा, यानी कि अब ये 4 कक्षाएं मैंने ले ली हैं। ठीक है, ये n है, ये इससे पहले वाली n-1 हो जाएगी, उससे पहले वाली हमारी कितनी हो जाएगी, ये n-2। तो एक लाइन पे ध्यान देना, ये वाली जो सेल है वो मेरे पास n है, ये वाली n-1 होगी और ये वाली n-2 हो जाएगी और लास्ट वाली हमारी n-3 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि n इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। लाइन पे ध्यान देना, मेन काम इसी का ही है। ये कौन सी सेल है मेरे पास, वैलेंस सेल, और इसको बोलते हैं हम इनर सेल। ठीक है, ये कौन सी सेल है मेरे पास, ये है इनर सेल। आराम से समझो बढ़िया करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये n है, n-1, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट एंड फोर्थ लास्ट। ठीक है, तो भैया सेकेंड आप इसमें हराओ n-1 यानी कि n से पहले वाली, फिर n-2 उससे पहले वाली, n-3 उससे पहले वाली। अब लाइन पे ध्यान देना भाई, मैं इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूँ। देखो लाइन पे ध्यान देना, n के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है, 0.35 होती है। ठीक है, n के लिए, जैसे ns np nd 0.35। अच्छा ठीक है, n-1 के लिए 0.85 होती है और बाकी सब के लिए 1.0 पर ध्यान देना, ये जो मैंने वैल्यू काउंट करी है ये ओनली फॉर, ठीक है, s एंड p इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एन डी एफ में नहीं पूछा मैं। ठीक है, एन और डी में अलग अलग होता है मान। तो 4s एंड p इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप n में जाओगे तो 0.35। ठीक है, ns हो, np हो, nd हो, nf हो, सबके लिए बराबर। अगर आप n-1 में आओगे तो s और p के लिए कितनी होती है, 0.85 होती है। और अगर आप क्या पूछोगे, n-2 में पूछोगे तो भैया 1.0, n-3 में पूछोगे 1.0 होती है। ठीक है, अब जो है इस चीज़ को समझते हैं इस तरह से। ठीक है, देखो जरा पहला नियम जो मेरे पास आया था, जो इन भाई साहब ने पहला नियम दिया था, वो नियम कौन सा था वो भी हम चेक कर लेते हैं। इन्होंने पहले बताया था कि 1s के लिए 1s के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का योगदान कितना होता है, 1s के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का योगदान, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू 0.30 होता है। ये फिक्स है बिल्कुल। अगर केवल 1s है, जैसे हीलियम में क्या होता है 1s2 होता है, उसके लिए बिल्कुल फिक्स हो गया हमारा ये 1s के लिए। उसके अलावा जितने भी आएंगे ना 1s2 2s2 वो सबके मान हमारे अलग अलग ले जाएंगे, देख लेंगे। फिर मेरे पास सेकंड नंबर आता है, अगर मैं ns में पहुंच जाऊं, ns हो गया, np हो गया और मेरे पास nd हो गया, nf के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का योगदान कितना होता है बेटे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का योगदान, ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का योगदान कितना हो गया भैया, 0.35 होता है, 0.35 होता है। ठीक है, इस पर भी लाइन पे ध्यान देना। ओके, जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो फास्टली, इसके बाद मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, हटा दूँ मैं इसको, चलो लो हटा दे रहा हूँ। तो टॉपिक शानदार है, समझने वाला टॉपिक है ओनली, ऐसे नहीं कि मतलब रट्टा मार दिया। समझ के पढ़ो चीज़ को, तभी समझ में आने वाला, वरना ये समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूँ। अच्छा, थर्ड नंबर मेरे पास और आ गया। अगर मैं n-2 सेल में पहुँच जाऊँ, n-1 में n-1
एफ, ठीक है, सेल के, ठीक है, काय में, एनएस और एनपी में, एनएस और एनपी, ठीक है, के लिए योगदान, के लिए योगदान कितना है 0.8085 तथा एनडी और एनएफ के लिए योगदान कितना बैठ गया, यानी कि सिग्मा की वैल्यू इतनी आ जाएगी, के लिए योगदान सिग्मा इक्वल टू 1.0 होता है, ठीक है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे n-2 एफ सेल, ठीक है, एफ सेल के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का योगदान, के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का योगदान कितना होता है बेटे, जल्दी बताओ, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का योगदान, ये तो साफ साफ तुम्हें दिखाई दे रहा है, योगदान सिग्मा बराबर 1.0 होता है, ठीक है। बस यही हमारे क्या स्लेटर का नियम होता है, ठीक है। किसका रूल होता है तुम्हारे पास, स्लेटर का नियम होता है। स्लेटर ने स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्ञात करने के लिए इतने सारे नियम दिए, तो आराम से ये कवर हो जाता है, डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, सिंपल सा पॉइंट। अच्छा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ मैं आपको। देखो बेटा, अगर मैंने एग्जांपल पे ले लिया सोडियम का एग्जांपल, ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 और 2p6, ठीक है, 3s2 और 3s1 हो जाएगा 11 में, ठीक है। अब ये कौन सी कक्षा है मेरे पास, ये n कक्षा है, ये वाली जो है ना, ये वाली, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की, ये मेरे पास कितनी है n-1 है, और ये वाली कौन सी है n-2 है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को समझते हैं ऐसा करके। अब ये 3s1 है, क्या है ये 3s1 है, और 3s1 के लिए पता है मैं क्या लूँगा, 0 गुणा s, 3s है तो 3s का योगदान चेक करो, s के लिए कितना योगदान होता है, ns के लिए कितना योगदान होता है 0.35, 0.35। अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ 0 क्यों आ गया, ठीक है, आइए बताता हूँ 0 क्यों आया। प्लस का साइन लगा दो, n-1 के लिए आ गए 2s 2p, 2s 2p, तो n-1 में 2s और 2p के लिए कितना आता है 0.85, 0.85, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, कितने n-1 के लिए s और p के लिए 0.85 आएगा, और अगर d और f होगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1.0 आ जाएगा, ठीक है। n-1 के लिए कितना गया मेरे लल्ला, ये आगे बेटे देखो 6 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 8 हो गए, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ठीक है, n-2 के लिए 1s है मेरे पास, अब ये मत सोचना कि 1s के लिए मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास n-2 में जो s होगा उन सबका योगदान कितना ही होता, उन सबका योगदान कितना होता 1.0 ही होता, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, n-2 हो, n-3 हो, n-4 हो, के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का योगदान 1.0 ही रहता, ठीक है। तो अब s हो, p हो, d हो, s हो, p हो, d हो, f हो, जो भी हो, सबके लिए 1.0 रहेगा। तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 हैं, और भैया योगदान कितना होता है 0.2 का, इसका 1s का 0.35 हो गया, ठीक है, हो गया योगदान इतना, ठीक है, यानी कि है ये 1.0, क्योंकि n-2 है ना, s, p, d और f का योगदान कितना रहेगा 1.0 रहेगा। किसका मान निकाल रहा हूँ मैं, सिग्मा का मान निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो सिग्मा का मान कितना आ जाएगा तुम्हारे पास। अब ये 0 कहाँ से आया, 0 इसलिए आया क्योंकि भैया ये तो सबसे बाहर वाली, अगर मैं इलेक्ट्रॉन अगर मैं बनाऊँ तो ऐसा करके बनेगा, ये मेरे पास हो गया 1s, ये मेरे पास 2s, और ये मेरे पास कितना हो गया 3s हो गया, यानी कि ये 1s और 2s2 2p6 3s। अब भैया इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये शिल्डिंग इफेक्ट थोड़ी डालेगा, स्क्रीन इफेक्ट ये नहीं डालेगा, ये तो बेचारा खुद घिरा पड़ा कि यार ये नाभिक हैगा, नाभिक जो है इस पर क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, खुद परेशान है ये तो बेचारा, क्या शिल्डिंग इफेक्ट डालेगा। शिल्डिंग इफेक्ट तब डालता जब ये क्या होता तुम्हारे पास, इसके ऊपर एक आधा कक्षा और होती तो ये शिल्डिंग इफेक्ट डालता, लेकिन इसके ऊपर कोई कक्षा है नहीं तो ये शिल्डिंग इफेक्ट नहीं डालेगा, तो उसका शिल्डिंग इफेक्ट कितना होगा तुम्हारे पास 0 होगा, क्योंकि बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग इफेक्ट 0 होता है, याद कर लो ठीक से। चलिए हटाता हूँ जरा मैं इसको, 2 ही गुणा करो 1 से तो 2 हो जाएगा, 8 ही गुणा करो, 8 पंजे 40 हासिल लगा 4, 8 अट्ठे 64 और 4, 8 पंजे 40 और 8 अट्ठे 64, 64 4 68, ठीक है, दशमलव आ जाएगा 2 अंकों से पहले, ये हमारा 0 हो गया। कितना गया बेटे 6 और 2 8, 8.80 हो जाएगा मेरे पास ये सिग्मा का मान आ गया निकल के हमारा, ठीक है। अब जो है जेड इफेक्टिव निकालना हूँ मुझे, तो जेड इफेक्टिव बराबर कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ बेटे, जेड इफेक्टिव बराबर कितना आ जाएगा, सोचो दिमाग लगा के, जेड माइनस के सिग्मा, और जेड क्या है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, माइनस के सिग्मा का मान 8.80 हो गया। अच्छा 11.0 में से कितना घटाओगे आप, 11.00 में से आप 8.80 घटा दो, आप 8.80 घटाओ तो 0 बचेगा, 10 में घटा 2 बचेगा, इधर रह गया मेरे पास कितना 10 रह गया, 0 10 10 में 2, ये आ गया मेरे पास
2.20, ठीक है। ये किसका मान आ गया, जेड इफेक्टिव का मान आ गया, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, इस तरह से आप जेड इफेक्टिव यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं इसको इरेज कर दूँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसका ले लो, बहुत शॉर्ट ट्रिक में है ये, इससे हट के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए इसके बाद जेड इफेक्टिव और देख लेते हैं, जेड इफेक्टिव इसको अब और देख लेते हैं भैया, एक सिंपल तरीके से और पढ़ते हैं, इस चीज़ को हम आराम से समझ जाएगा, वो भी बहुत ईजी है। अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल ले लूँ, ये तो मेरा पहला एग्जांपल हो गया। अच्छा अगर मुझे सेकंड नंबर का एग्जांपल पोटेशियम के लिए निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, परमाणु क्रमांक 19 हो गया मेरे पास, 1s2 हो गया, ठीक है, 2s2 2p6 हो गया मेरे पास, ठीक है, फिर मेरे पास 3s2 3p6 हो गया, ठीक है, फिर मेरे पास कितना हो गया बेटा 4s1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब कौन सी कक्षा है, ये मेरे पास n है, ये मेरे पास n-1 है, ये मेरे पास n-2 है, ये मेरे पास कौन सी आ गई n-3 आ गई, ठीक है सर। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया n के जो लिए जो योगदान होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है, क्योंकि तो लास्ट वाली है, इसके लिए तो 0 हो गया, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट उत्पन्न करने में ये कोई भी योगदान नहीं देगा, तो 0 गुणा कितना होगा 0.35। अब आ गए हम इस पर, 6 और 2 कितना हो गया तुम्हारे पास 8 हो गया, एस और पी के लिए 0.85 योगदान इसका होता है, प्लस के लिए सेम कहानी इसमें है, 6 और 2 कितना हो गया तुम्हारे पास 8 हो गया, और इसके लिए भी कितना योगदान होता है बेटा 0.35 होता है, नहीं, इसके लिए तो n-2 के लिए एस और पी में कितना होता है 1.0 होता है, ठीक है, n-1 के लिए 0.85 होता है, लेकिन n-2 के लिए कितना होता है 1.0 होता है, चाहे एस हो, पी हो, डी हो, एफ हो, और उससे पहले के लिए भी n-3 के लिए भी कितना होता है 1.0 ही होता है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 का ना 2 हो गया, प्लस के 8 का ना 8 हो गया, 8 गुणा कर लो भैया, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 और 8 अट्ठे 64, 8 पंजे 40, 8 अट्ठे 64 और 4 68 मेरे पास 0.1 अंक से पहला आ गया, ठीक है। अब कितना हो गया 8 2 10 10 6 16 16.8 हमारे पास ये बन के आ जाता है, किसकी वैल्यू, इस सिग्मा की वैल्यू। अगर मैं यहाँ से जेड इफेक्टिव निकालूंगा मेरे दोस्तों, तो जेड इफेक्टिव बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, दिमाग लगा लो। अरे सर जेड इफेक्टिव का वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी इस कितने में से घटाओगे बेटा, जेड माइनस के सिग्मा, जेड का मान पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है एटॉमिक नंबर, और 16 माइनस के 8 घटाया कितना बच रहा है, जल्दी बताओ, 19.0 में से घटाओ कितना, 19.0 में से घटाओ बेटे, कितना घटाओगे, ठीक, और हाँ मैंने से घटाया था 0 0, 10 में से घटाया 2 बचा, 11 में से 10 में से घटाया 2 बचा, ठीक है। तो 16 घटाओ, 19.0 में से घटाओ 16.8, तो 10 में से घटाया 2 बचेगा मेरे पास, इधर रह गया 18 में से 2 बचेगा, ये भी मेरे पास कितना आ रहा 2.2 आ रहा जेड इफेक्टिव का मान, ठीक है। इसके लिए भी कितना रहा बेटे 2.2, 10 में से घटाया 2 बचा, फिर मेरे पास रह गया 18 में 16 घटाया 2 बचा, 2.2 आ गया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एग्जांपल एक और लेता हूँ, ये तो मेरे पास पहला एग्जांपल था, ये मेरे पास सेकंड एग्जांपल है, और ये मेरे पास थर्ड एग्जांपल आता है, ठीक है। अगर मैं हीलियम एटम के लिए लूँ तो हीलियम एटम का मेरे पास कितना होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, 1s2 होता है, और मैंने क्या बोला कि 1s के लिए योगदान 0.30 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो, एक है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सिग्मा का जो योगदान आगा वो कितना आगा 0.30 आगा। अगर मैं यहाँ से जेड इफेक्टिव निकालूंगा तो मेरे पास कितना आगा 1 यानी कि सिग्मा माइनस के, अबे यार जेड माइनस के सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू इस समय जेड का मान है 2, सिग्मा का मान है 0.30, अब मेरे पास आ गया 1.70, ठीक है। ये किसका मान आया जेड इफेक्टिव, ये आया निकल के हमारे लिए, किसके लिए, हीलियम के लिए 1.70। तो बहुत तरह के आप एग्जांपल कर सकते हो, आप सिग्मा का मान निकाल के जेड इफेक्टिव का मान फाइंड कर सकते हो। एक सिंपल सा टॉपिक, इजी टॉपिक है, और यही आपके नोट्स है, कहीं आपको बाहर के नोट्स की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।